चलिए, तो कल हमने स्वर की बात की थी। हमने कहा था जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं, और इनकी संख्या बताई थी 11, और इसके उच्चारण काल के आधार पर मैंने प्रकार बताए थे 3। इसमें पहला कहा था ह्रस्व स्वर, दूसरा कहा था दीर्घ स्वर, और तीसरा कहा था प्लुत स्वर। अब इसके बाद देखिए, ह्रस्व स्वर के बारे में हमने कहा कि ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है ह्रस्व स्वर कहते हैं, और इनकी संख्या मैंने आपको 4 बताई है। एक है अ, ई, उ और री, ये होते हैं ह्रस्व स्वर। इसके बाद दूसरा आता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? जिनके उच्चारण में ह्रस्व से दुगुना समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं, और इनकी संख्या हमने बताई 7 होती है। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये होते हैं दीर्घ स्वर, तो इसको याद रखेंगे। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये दीर्घ स्वर है। इसके बाद आता है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर किसे कहते हैं? देखो, जिनके उच्चारण में सबसे अधिक समय लगता है। इसका प्रयोग अंग्रेजी के एस के रूप में होता है, जैसे ओम या फिर राम, किसी को पुकारने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो ये ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर किसके आधार पर? उच्चारण काल के आधार पर कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं दूसरे में स्वरों के प्रकार में, और लिखना होंठों के आधार पर। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे होंठों के आधार पर स्वरों के प्रकार। अब सबने लिख लिया होगा। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे होंठों के आधार पर। होंठ कहते हैं या फिर ओंठ कहते हैं, ओंठों के आधार पर स्वरों के प्रकार। और इसको समझते हैं हम थोड़ा सा कि कितने प्रकार के स्वर होते हैं होंठों के आधार पर। देखो, एक होता है वृत्तमुखी, एक होता है अवृत्तमुखी। वृत्तमुखी का मतलब यह है कि जिनके उच्चारण में हमारे होंठ वृत्त के रूप में बन जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? वृत्तमुखी। देखो, होंठों के आधार पर, होंठों के आधार पर बोलेंगे नहीं भाई, ध्यान से समझो। होंठों के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? एक होते हैं वृत्तमुखी, वृत्तमुखी, और दूसरे होते हैं अवृत्तमुखी। अवृत्तमुखी, वृत्तमुखी और अवृत्तमुखी। ठीक है, ये 2 तरीके के होते हैं। अब वृत्तमुखी किसे कहेंगे? जिनके उच्चारण में होंठ वृत्त के रूप में बन जाते हैं उन्हें वृत्तमुखी कहते हैं। और अवृत्तमुखी किसे कहते हैं? जिनके उच्चारण में होंठ वृत्त के समान नहीं बनते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे? जिनके उच्चारण में होंठ वृत्त के समान हो जाते हैं। कोई बताएगा वृत्तमुखी कौन कौन से होते हैं? वृत्तमुखी कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से होते हैं बताओ तो। लिख रहे हो तुम लोग? अभी समझा रहा हूं, समझ नहीं आ रहा? समझाया हुआ समझ लो थोड़ा सा। ठीक है, उधर ध्यान से समझो। चलो होंठों के आधार पर, होंठों के आधार पर। आगे बैठ जाओ जिसको समझ नहीं आ रही, इधर आगे आ जाओ, यहाँ खाली है। देखो, होंठों के आधार पर मैंने क्या बताया? एक होते हैं वृत्तमुखी और दूसरे क्या होते हैं? अवृत्तमुखी। वृत्तमुखी किसे कहते हैं? जिनके उच्चारण में होंठ वृत्त के समान हो जाते हैं। और जिनके उच्चारण में होंठ वृत्त के समान नहीं होते, जिनके उच्चारण में होंठ वृत्त के समान नहीं होते, उन्हें अवृत्तमुखी कहते हैं। अब वृत्तमुखी बताइए कौन कौन से होंगे? कौन कौन से ऐसे होंगे जो वृत्तमुखी होंगे? वृत्तमुखी बताइए। यहाँ से भेजने हैं। अच्छा, ये 6 क्लास के कौन कौन है? उधर चले जाओ, मैथ्स की क्लास होगी तुम्हारी, 6 वाले।
लिखा जिनके उच्चारण में होंठ वृत्त के समान हो जाते हैं उन्हें वृत्तमुखी कहते हैं, और जिनके उच्चारण में वृत्त के समान नहीं होते उन्हें अवृत्तमुखी कहते हैं। अब देखिए वृत्तमुखी में कौन कौन से आएंगे। देखो अब ध्यान से देखना, हम जब उच्चारण करेंगे, जब होंठ हमारे वृत्त के समान बनेंगे, स्वरों का उच्चारण करो। देखो ओ में होंठ वृत्त के समान बन रहे, ओ है ना, ओ आ, ई ऊ ए ऐ ओ औ किस में बन रहे हैं। देखो कौन कौन से ऐसे हैं जिनके उच्चारण में वृत्त के समान बन रहे हैं और किन के उच्चारण में नहीं बनते, बताओ जरा। किस में बनेंगे? ऊ में बन रहे हैं, ऊ है ना, ऊ। एक तो ऊ होता है और क्या होता है, ओ औ। ठीक है, ये ऐसे चार होते हैं जिनके उच्चारण में वृत्तमुखी बनते हैं। देखो कौन कौन से होते हैं, ऊ और क्या होता है, ओ औ, ये होते हैं वृत्तमुखी। देखो इसके अलावा जितने भी होंगे वो सब किस में आ जाएंगे, अवृत्तमुखी में। अवृत्तमुखी में क्या क्या आ जाएंगे, जैसे ओ, आ, ई ए ऐ ओ औ उसमें आ गया, ए ऐ ओ औ। बस 2 2 4 2 6 4 10, एक री बन जाएगा। एक क्या आ जाएगा, री भी अवृत्तमुखी होता है। ठीक है, बाकी ये जो है वृत्तमुखी है, ओ औ, ये होते हैं वृत्तमुखी। ठीक, तो इसको भी याद रख लेना। इसके बाद अगला लिखेंगे जीभ के प्रयोग के आधार पर। इसे जल्दी लिखो और नेक्स्ट लिखिए जीभ के प्रयोग के आधार पर। लिखा गया, नेक्स्ट लिखेंगे जीभ के प्रयोग के आधार पर। अगला देखिए जीभ के प्रयोग के आधार पर। देखो जीभ के प्रयोग के आधार पर एक होता है अग्र स्वर, एक होता है मध्य स्वर और एक होता है पश्च स्वर। तो इसको समझना है, एक होता है अग्र स्वर, एक होता है मध्य स्वर, एक होता है पश्च स्वर। ये 3 तरीके के स्वर होते हैं, पश्च स्वर। अब देखो अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर का मतलब ये है कि जिनके उच्चारण में जीभ हमारी आगे की तरफ आती है उसे तो अग्र स्वर कहेंगे, जिसके उच्चारण में ठीक मध्य में रहते हैं तो उसे मध्य स्वर कहेंगे, और जिसके उच्चारण में पीछे की तरफ जाते हैं तो उसे हम पश्च स्वर कहते हैं। ठीक है, अब इसकी शुरुआत कहाँ से करते हैं, देखो यहां से शुरू करते हैं, ओ आ यहां आएगा, फिर क्या आता है ई, फिर क्या आता है ऊ और ओ आ ई ऊ ए ऐ। देखो
ए आई और ओ औ, ओ औ। देखो इस तरीके से बन जाएगा। देखो अ आ ई ऊ ए आई ओ औ, इसी क्रम में लिखोगे तो ये आपके अपने आप ही ये बन जाएंगे। अ से शुरू करना, अ आ ई ऊ ए आई और ओ औ। ठीक है, अ से शुरू करना मध्य में, उसके बाद फिर पश्चिम में चले जाना, अ आ ई ऊ ए आई ओ औ। ये होते हैं किसके आधार पर? जीभ के प्रयोग के आधार पर। क्या चीज? ए आई, अच्छा ए ये वाला होगा और आई ये होगा, ए आई। ठीक है, ए आई और ओ औ। ठीक, ऐसे लिख लेना, अग्र पश्च और मध्य। लिखा सबने? चलिए नेक्स्ट लिखेंगे मुख्य द्वार के खुलने के आधार पर। इतना लिख लिया सबने। अब अगला आता है मुख्य द्वार के खुलने के आधार पर। नेक्स्ट लिखेंगे मुख्य द्वार के खुलने के आधार पर। अगली हेडिंग लिखो मुख्य द्वार के खुलने के आधार पर। अब मुख्य द्वार के खुलने के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है विवृत, एक अर्ध विवृत, एक समृत और एक अर्ध समृत। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? एक होते हैं विवृत स्वर, विवृत स्वर। एक होता है अर्ध विवृत, अर्ध विवृत स्वर। तीसरा होता है समवृत, समृत स्वर। और चौथा होता है अर्ध समृत स्वर, अर्ध समृत स्वर। ये 4 प्रकार के होते हैं। देखो ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। अब इसको थोड़ा सा समझना। एक होता है विवृत, एक अर्ध विवृत, एक समृत और एक अर्ध समृत। इसमें शुरुआत हम कहां से करते हैं? देखो अ से अर्ध विवृत से करते हैं। देखो अ आ ऐसे शुरू करेंगे। ठीक है, और मध्य में किस में आएगा? अर्ध विवृत में, और आ जाता है विवृत में। ठीक है, फिर इसके बाद देखो अ आ, फिर ई किस में आ जाता है? समृत में। और ई और ऊ, इसको थोड़ा सा याद कर लेना। ई ऊ कितने बन गए? देखो अ आ ई ऊ। फिर क्या आता है? ए आई ओ औ। अब ए आई, देखो ए आई ओ औ कैसे लिखेंगे? ए यहां लिखेंगे, आई यहां लिखेंगे, ए आई, फिर क्या लिखेंगे? ओ और ए आई ओ औ। इस क्रम में अगर लिखोगे तो तभी बनेगा। देखो अब जरा देखो, आ केवल कैसा होता है? आ विपरीत होता है। विपरीत का मतलब ओपन हो गया। ठीक है, ये ओपन हो गया, ये ओपन हो गया, ये हाफ ओपन हो गया, ये क्लोज हो गया, ये हाफ क्लोज हो गया। देखो शुरुआत हमने कहां से की? अर्ध विपरीत से। अ आ, फिर ई, फिर क्या आया? अ आ ई, फिर ऊ ई, फिर क्या है? ए आई और ओ औ। इस तरीके से देखो शुरुआत यहां से बनेगी सेकंड वाले से, अ आ, फिर यहां पर ई ऊ, फिर क्या बनेगा? ए आई ओ औ। ऐसे बनता है।
तो इसको थोड़ा सा देख लेना, क्योंकि कोई भी, जैसे आ विशेष रूप से पूछा जाता है, आ किस प्रकार का है, आ पूछा जाएगा कि मुख द्वार के खुलने के आधार पर किस प्रकार का स्वर है, तो आ हो रहा है तो ये ओपन हो गया, इसे हम क्या कहते हैं, ओपन, इसे हम क्या कहते हैं, हाफ ओपन, इसे क्या कहते हैं, क्लोज, और इसे क्या कहते हैं, हाफ क्लोज कहते हैं। तो ये 4 प्रकार के स्वर होते हैं मुख द्वार के खुलने के आधार पर। ठीक है, तो इसको आप लोग थोड़ा सा देख लेना, तो उससे आपका थोड़ा सा समझ में आ जाएगा कि हाँ कौन कौन से होते हैं। लिखा सबने? अब एक घोषत्व होता है और एक होता है प्राणत्व के आधार पर। एक किसके आधार पर होता है? घोषत्व के आधार पर। घोषत्व के आधार पर, अगर घोषत्व के आधार पर स्वरों की बात करें तो सभी स्वर क्या होते हैं? सघोष होते हैं। सभी स्वर क्या होते हैं? सभी स्वर जितने भी हैं सघोष होते हैं। कैसे होते हैं? सघोष होते हैं। ये सघोष अघोष जब व्यंजन पढ़ेंगे तो उसमें मैं बताता हूं। अभी सभी स्वर सघोष होते हैं। ठीक है। दूसरा आता है प्राणत्व के आधार पर। प्राणत्व के आधार पर, तो इस पर क्या होता है? सभी स्वर क्या होते हैं? सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। कैसे होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। ये बात ध्यान रख लेना कि प्राणत्व के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो सभी स्वर कैसे होते हैं? अल्प प्राण। और घोषत्व के आधार पर सभी स्वर सघोष होते हैं। ठीक है। सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। अल्प प्राण का मतलब क्या होता है? जिनके उच्चारण में मुंह से कम वायु निकलती है उसे अल्प प्राण कहते हैं। और सभी स्वर कैसे होते हैं? घोषत्व के आधार पर सघोष होते हैं। एक सघोष होता है, एक अघोष। सघोष का मतलब होता है जिनके उच्चारण से स्वर यंत्रिका में कंपन होता है, उसे हम क्या कहते हैं? सघोष। जिनके उच्चारण से स्वर यंत्रिका इसमें कंपन नहीं होता है उनको अघोष कहते हैं। अभी जब व्यंजन पढ़ेंगे तो उसमें भी समझेंगे सघोष अघोष को। ठीक है। तो ये थे स्वरों के विभिन्न प्रकार, इनको आप लोग ध्यान रखेंगे। कौन कौन से प्रकार पढ़े हमने? सबसे पहले कौन सा देखा था? नंबर 1 उच्चारण काल के आधार पर। पहला क्या था? उच्चारण काल के आधार पर। उच्चारण काल के आधार पर। दूसरा कौन सा पढ़ा था? होठों के आधार पर। होठों के आधार पर। ठीक है। तीसरा कौन सा पढ़ा था? नंबर 3 जीभ के प्रयोग के आधार पर। तीसरा पढ़ा था जीभ के प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर। चौथा कौन सा पढ़ा? मुख द्वार के, मुख द्वार खुलने के आधार पर। खुलने के आधार पर। पांचवा कौन सा पढ़ा? घोषत्व के आधार पर। किसके आधार पर? घोषत्व के आधार पर। और छठा कौन सा पढ़ा? प्राणत्व के आधार पर। प्राणत्व के आधार पर। तो ये 6 प्रकार के हमने यहां पर स्वर देखे। ठीक है। सबसे पहले हमने कौन सा देखा था? नंबर 1 देखिए, यह है उच्चारण काल के आधार पर। कितने प्रकार के स्वर बताए? 3 प्रकार के। कौन कौन से? एक तो दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ये 3 प्रकार के स्वर थे, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर। दूसरा होठों के आधार पर कौन कौन से थे बताओ? हाँ, व्रतमुखी और अव्रतमुखी। एक तो होते हैं व्रतमुखी और दूसरे होते हैं अव्रतमुखी। तीसरा हमने किसके आधार पर पढ़ा है? जीभ के प्रयोग के आधार पर। कौन कौन से थे? अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। 3 प्रकार के थे, अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर।
अगला किसके आधार पर था? मुख्य द्वार खुलने के आधार पर। कितने प्रकार के? 4। कौन कौन से थे? देखो, एक विवृत, और दूसरा अर्ध विवृत, तीसरा समृत, और चौथा अर्ध समृत। और फिर घोषत्व के आधार पर हमने क्या कहा? सभी स्वर कैसे होते हैं? सघोष होते हैं। और प्राणत्व के आधार पर सभी स्वर कैसे होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। ठीक है, तो ये स्वर और उसके प्रकार सबके समझ में आए? क्लियर? तो इनको थोड़ा सा पढ़ोगे तभी जाकर के होगा। इनसे संबंधित जो क्वेश्चन है उनको करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तब जाकर के चीजें क्लियर होती है। ठीक है, तो ये स्वर हमने देखा। स्वर के बाद नंबर 2 क्या है बताओ? स्वरों के बाद दूसरे नंबर में क्या है? नंबर 2 में क्या था बताओ? पहला स्वर था, नंबर 2 क्या था? व्यंजन से पहले भी कुछ था? स्वर के बाद क्या था? अयोगवाह। क्या है? अयोगवाह। अगली हेडिंग लिखेंगे अयोगवाह। नंबर 2 में लिखेंगे अयोगवाह। नंबर 2 लिखिए अयोगवाह। अयोगवाह किसे कहते हैं पता है किसी को? अंग अह को अयोगवाह कहते हैं। ठीक है, देखो अयोगवाह, अयोगवाह तो अंग और अह, अंग और अह अयोगवाह कहलाते हैं। अयोगवाह कहलाते हैं। इसमें अंग को क्या कहते हैं पता है आपको? अंग अनुस्वार कहलाता है। क्या कहलाता है? अनुस्वार। और अह क्या कहलाता है? अह विसर्ग कहलाता है। विसर्ग। ये अगर अंग को पूछा जाए क्या कहते हैं तो अंग को अनुस्वार कहते हैं। ठीक है, और अह को क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। अंग अनुस्वार और अह विसर्ग। लेकिन अंग अह दोनों क्या कहलाते हैं? अयोगवाह कहते हैं। ठीक है, अंग और अह को अयोगवाह, अंग अनुस्वार और अह विसर्ग कहलाता है। तो ये था अयोगवाह के बारे में। अब हम बात करते हैं किसकी? नंबर 3 क्या था? व्यंजन। नंबर 3 क्या है? व्यंजन। अब बात करते हैं किसकी? व्यंजनों की। अगली हेडिंग लिखेंगे इसके बाद व्यंजन। लिखो जल्दी, कंप्लीट करो। लिखा सबने इतना? अब अगली हेडिंग लिखेंगे क्या? व्यंजन। व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं बताओ? जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, बोले जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें व्यंजन कहते हैं। उन्हें व्यंजन कहते हैं। जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33। कितनी संख्या होती है? इनकी संख्या होती है 33। व्यंजन सबको याद है? को लिखना आता है सबको? बताओ, को याद है सबको? याद है ना? या नहीं है? बहुत सारे लोगों को नहीं है ना? मैक्सिमम को याद नहीं होंगे। याद है तो चलो लिखो, देखते हैं कितने लोग हैं। लिखो जरा जल्दी। ह तक लिखना, ठीक है? ह तक लिखना है, लिखो।
क से लेकर ह तक लिखना है। लिखिए जल्दी। लिखा? ऐसे नहीं लिखने, फिर क्रम में लिखने। क ख ग घ अंगू, च छ ज ज यूं, ट ठ ड ढ अणु, त थ द ध नु। हाँ, लिखा? गुड। देखो कैसे लिखेंगे, देखो सबसे पहले हम कहाँ से शुरू करेंगे? क से। देखो ध्यान से देखना, क ख ग घ और अंगू, ये 5 एक साथ लिखेंगे। फिर क्या आता है? च छ ज झ और यों, च छ ज झ यों। फिर क्या होता है? ट ठ ड ढ अणु। फिर क्या आता है? त थ द ध नो। फिर क्या आएगा? प फ ब भ मो। ठीक है। इसके बाद क्या आता है? य र ल और व। फिर क्या आता है? स ह। ये क से लेकर ह तक हो गया या नहीं हुआ? देखो हुआ कंप्लीट। ऐसे लिखने, क ख ग घ अंगू, च छ ज झ यूं, ट ठ ड ढ अणु, त थ द ध नु, प फ ब भ मो, य र ल व, स ह। ठीक है। ये संख्या कितनी है? 33 है। ठीक, व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। अब हम बात करते हैं किसकी? व्यंजनों के प्रकार की बात करते हैं। ठीक है, अगली हेडिंग लिखेंगे व्यंजनों के प्रकार। नेक्स्ट हेडिंग लिखो व्यंजनों के प्रकार। अब व्यंजनों के प्रकार की अगर बात करें, व्यंजनों के प्रकार, ये जो क से लेकर के, देखो ये इन व्यंजनों को क्या कहते हैं पता है आपको? क से लेकर मो, क ख ग घ अंगू, च छ ज झ यूं, ट ठ ड ढ अणु, त थ द ध नु, प फ ब भ मो। क्या कहते हैं इनको? स्पर्शी। क्या कहते हैं इनको? स्पर्शी व्यंजन कहते हैं, है ना। और क्या कहा जाता है? और क्या कहेंगे? इनको स्पर्शी, या फिर और क्या कहते हैं बताओ? और इनको कहते हैं पंचमाक्षर। क्या कहते हैं? पंचमाक्षर भी कहते हैं। स्पर्शी या फिर स्पर्शी व्यंजन, या फिर क्या कहते हैं इनको? पंचमाक्षर। ठीक है, इनको पूरे के पूरे क्या कहलाएंगे? ये जो आखिरी जो होते हैं, देखो इनको कहते हैं पंचमाक्षर। कौन से? ये वाले। देखो इसको आप लोग ऐसे कर लेना, इस तरीके से। देखो ये वाले इतने, इनको हम कहते हैं पंचमाक्षर। ठीक है, ये पूरे के पूरे 25 तो क्या कहलाएंगे? स्पर्शी व्यंजन। और जो 5वें होते हैं इनको हम क्या कहते हैं? पंचमाक्षर। 5वें अक्षर को हम क्या कहते हैं?
पंचमाक्षर। ठीक है, और ये 25 क्या कहलाते हैं? स्पर्शी। स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25, जबकि पंचमाक्षर कितने होते हैं? 5। जो ये 5 है ना लास्ट वाले, इनको हम कहते हैं पंचमाक्षर। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। तो ये हो गए स्पर्शी व्यंजन। अच्छा, इसको क्या कहेंगे? योर और लव को, योर और लव को क्या कहते हैं बताओ? हाँ, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। जबकि ये स ह को क्या कहते हैं? हाँ, ऊष्म, ऊष्म व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म या फिर और क्या कहते हैं इनको? संघर्षी भी कहते हैं। ऊष्म या फिर संघर्षी व्यंजन कहते हैं। ठीक है, तो ये इनके विभाजन हो गया। सबसे पहला कौन सा है? स्पर्शी व्यंजन। नंबर 2 कौन सा है? क्या? अंतस्थ, अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन। ठीक तो है, देखो तो क्या होता है? है? योर और लव इतने हैं इसमें, अंतस्थ में 4 हैं, ये दिखा रखा है ना। और स ह ऊष्म मात है। ठीक है, और तुम कौन सा कह रहे हो? हाँ, लिखो, फिर लिखो, कंप्लीट करो जल्दी। लिखा सबने? सबसे पहले स्पर्शी व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, तीसरा ऊष्म व्यंजन। अंतस्थ व्यंजनों की और ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी कितनी है? इनकी भी 4 और इनकी भी 4 संख्या होती है। संख्या कितनी है? 4 और 4। 25 कौन से हैं? स्पर्शी व्यंजन, और 4 हैं अंतस्थ और 4 हैं ऊष्म व्यंजन। कुल मिला के कितने हो गए? 33। ये जो आखिरी 5वें अक्षर होते हैं इनको पंचमाक्षर कहते हैं। इसको स्पर्शी का एक और नाम होता है, इसे वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्गीय व्यंजन। स्पर्शी को और क्या कहते हैं? वर्गीय व्यंजन कहते हैं। ये भी याद रख सकते हो, स्पर्शी या फिर वर्गीय व्यंजन भी इसे कहा जाता है। पूछा जाता है किसे वर्गीय व्यंजन कहता है, कहा जाता है तो
स्पर्शी व्यंजन को। ये छोटी छोटी बातें पूछी जाती हैं, एक एक क्वेश्चन पर ध्यान देना है, हर एक बात को समझते हुए चलना है। ठीक है। स्पर्शी को वर्गीय भी कहते हैं और पंचमाक्षर 5 होते हैं। पंचमाक्षर को और भी कुछ कह सकते हैं, जो 5वें अक्षर होते हैं। क्या कह सकते हैं इनको? नासिक्य भी कह सकते हैं। ये नाक और मुंह से बोले जाते हैं। क्या कह सकते हैं इनको? नासिक्य भी कह सकते हैं, क्योंकि ये नाक और मुंह से बोले जाते हैं। ठीक है। या फिर इनको पंचमाक्षर कहते हैं। ये छोटी छोटी बातें जब ध्यान रखोगे तभी जाकर के क्वेश्चन वहाँ पर अच्छे कर पाओगे। वहाँ पेपर दोगे तो कंपटीशन में आपको ध्यान देना है, जितना आपने अच्छे से पढ़ा होगा उतना अच्छा करोगे। ठीक, नहीं तो छोटी छोटी चीज़ों में भी एक एक नंबर, दो दो नंबर ऐसे कम होते गए तो एक नंबर का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। नासिक्य, आधा को और यो, नासिक्य व्यंजन। ठीक है। वर्गीय या फिर स्पर्शी व्यंजन, पंचमाक्षर या नासिक्य व्यंजन। क्लियर हुआ? इतना सबको समझ आया? आगे बढ़ें। तो ये था व्यंजनों के प्रकार। ठीक है। अब व्यंजनों के प्रकार हम दूसरे तरीके से समझते हैं। किसके आधार पर? उच्चारण स्थान के आधार पर। किसके आधार पर समझते हैं? उच्चारण स्थान के आधार पर। अब अगली हेडिंग लिखेंगे, उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों के प्रकार। सबसे इंपॉर्टेंट होता है उच्चारण स्थान के आधार पर। ठीक है, ये लिख लिया होगा सबने। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों के प्रकार। देखो, अब इसको समझना है। यहां पर देखो, उच्चारण स्थान के आधार पर कैसे समझेंगे? ऐसे देखो, ये क्या है? देखो, इस तरीके से हम देखते हैं। ये इधर का जो हिस्सा है ये कंठ कहलाता है। कंठ, इसे क्या कहते हैं? कंठ। उच्चारण स्थान के आधार पर यह है कंठ। ठीक है। इससे आगे आते हैं तो ये हिस्सा है तालव्य, तालु कहते हैं। क्या कहते हैं? तालव्य। अब इसके आगे आएंगे तो इस हिस्से को कहते हैं मूर्धन्य। सबसे पहले इसे समझना, फिर हम चर्चा करेंगे। ठीक है। मूर्धन्य के बाद आता है ओष्ठ्य। क्या आता है? ओष्ठ्य। और फिर लास्ट क्या आता है? ओष्ठ के बाद, ओष्ठ से पहले देखो इधर पर एक दंत्य लिख देते हैं। क्या, कौन सा लिख देते हैं? दंत्य। और फिर लास्ट हम लिखते हैं ओष्ठ। ओष्ठ। इतने प्रकार के, देखो कितने प्रकार के? 1 2 3 4 5 प्रकार के। देखो, सबसे पहला कौन सा है? कंठ। दूसरा कौन सा है? तालव्य। तीसरा कौन सा है? मूर्धन्य। चौथा कौन सा है? दंत्य। पांचवा कौन सा है? ओष्ठ। एक होता है दंतोष्ठ। क्या होता है? एक दंतोष्ठ। दंतोष्ठ, ये होता है नंबर 6। 6 प्रकार के होते हैं। किसके आधार पर? उच्चारण स्थान के आधार पर। किसके आधार पर होते हैं ये? उच्चारण स्थान के आधार पर। उच्चारण स्थान के आधार पर आप समझ रहे हो? कंठ मतलब समझ रहे हो? गला। जब उच्चारण गले से होता है तो जिनका उच्चारण, उसे हम क्या कहते हैं? कंठ कहते हैं। कंठ से आगे होता है तालु। जीभ को अगर जैसे आप बोलो चौ, चौ बोलोगे, चौ, जहां पर जीभ लग रही है उसे कहते हैं तालु। जरा उच्चारण करके देखो, चौ, छ, जो, झ। कहां पर जीभ लग रही है? पता चल रहा है? जिस हिस्से में जीभ लग रही है, देखो, चौ, छ, जो, झ, उसे हम क्या कहते हैं? तालु बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? तालु, तालव्य कहते हैं। चौ, छ, जो, जो। इसके बाद देखो आगे जब हम बढ़ते हैं तो मूर्धन्य आता है। मूर्धन्य का मतलब समझ रहे हो? मूर्धन्य का मतलब होता है मसूड़ा। दांत की जहां पर जड़ है उसे हम क्या कहते हैं? मसूड़ा बोलते हैं।
जब जीभ दांत के जड़ में लगती है जिसके उच्चारण में, उसे हम कहते हैं मूर्धन्य। टॉ, ठॉ, डॉ, ढॉ, ये कैसे होते हैं? मूर्धन्य होते हैं। समझ आया? इसके बाद देखो आगे बढ़ते हैं तो दंत्य। जब जीभ हमारे दांत में लगती है, कहां पर लगती है? दांत में। दांत बोल रहे हैं तो दांत में लग रही है नहीं लग रही है जीभ? बताओ। दांत दौ में लग रही है नहीं लग रही? तौ, थौ, दौ, धौ, उच्चारण करो तो क्या आपकी जीभ दांत को टच कर रही है? तौ, थौ, दौ, धौ, टच कर रही है ना? तो ये कैसे व्यंजन होते हैं? दंत्य होते हैं। इसके अलावा अगला कौन सा आता है? ओष्ठ्य। ओष्ठ्य का मतलब क्या होता है? जब होंठ आपस में टकराते हैं, जब होंठ आपस में टकराते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? ओष्ठ्य। जैसे पौ, फौ, बौ, भौ, होंठ टकरा रहे हैं या नहीं टकरा रहे आपस में? पौ, फौ, बौ, भौ, जब होंठ आपस में टकराते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं ओष्ठ्य। ठीक है। इसके अलावा एक होता है दंतोष्ठ्य। दंतोष्ठ्य क्या होता है? देखो दंतोष्ठ्य आता है, एक होता है व। क्या होता है? व में नीचे का होंठ ऊपर के दांत को टच करेगा, वो। और एक होता है फ। एक तो प, फ वाला फ है, एक होता है उर्दू का फ जिसमें नुक्ता लगा रहता है नीचे से। एक होता है व, एक होता है फ। ठीक है। जैसे फैजल, फ, समझ रहे हो? एक तो फल होता है प, फ, फल वाला फ होता है तो उसमें हम क्या लगते हैं? दोनों होंठ लगते हैं। लेकिन जब हम फैजल बोलेंगे तो फैजल नीचे का होंठ ऊपर के दांत को टच करेगा। वो बोलेंगे वो नीचे का होंठ ऊपर के दांत को टच करेगा। तो व और फ ये दोनों क्या होते हैं? व और फ में इधर नुक्ता लगा रहता है, ये कौन से होते हैं? दंतोष्ठी। ये तो समझ आया। अब देखो, अब ध्यान से देखना। एक है, इसे कहते हैं कौवर्ग। इसे क्या कहते हैं? कौवर्ग। इसे देखो वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, कहा था ये 25 को। ये कौवर्ग कहलाता है। क, ख, ग, घ, अंगु, इसे क्या कहते हैं? कौवर्ग। ये क्या कहलाता है? चौवर्ग। चौ, छ, ज, झ, यो, चौवर्ग कहलाता है। इसे क्या कहेंगे? टौवर्ग। टौ, ठ, ड, ढ, अणु, ये कहलाता है टौवर्ग। इसके बाद देखो तौ, थौ, द, ध, नो, इनको हम क्या कहते हैं? दंत्य। क्या कहते हैं? दंत्य। और ये क्या कहलाते हैं? ओष्ठ्य। प, फ, ब, भ, मो, ओष्ठ्य कहलाते हैं। ठीक है। देखो पहला वर्ग कौन सा कहलाएगा? कंठ। दूसरा क्या कहलाएगा? तालव्य। तीसरा क्या कहलाएगा? मूर्धन्य। चौथा क्या कहलाएगा? दंत्य। और पांचवा क्या कहलाएगा? ओष्ठ्य। समझ में आया क्या? देखो पहला हमने क्या कहा? ये क्या कहलाएगा? कंठ। कौन सा है? कौवर्ग। कौवर्ग कैसा है? कंठ। ठीक है। उसके बाद चौवर्ग कौन सा है? तालव्य। ध्यान से समझना, चौवर्ग कौन सा है? तालव्य। तीसरा देखो टौवर्ग क्या कहलाता है? टौवर्ग। टौवर्ग क्या कहलाता है? मूर्धन्य। दंत्य में देखिए इसके बाद तौवर्ग। तौवर्ग क्या कहलाता है? दंत्य। तौ वर्ग कहलाता है दंत्य। और फिर देखो पौवर्ग क्या कहलाता है? ओष्ठ्य। क्या कहलाता है? पौवर्ग, ये है ओष्ठ्य। देखो पौवर्ग क्या कहलाता है? ओष्ठ्य। समझ में आया आपके? पौवर्ग कैसा कहलाता है? ओष्ठ्य। जरा देखो तो कौवर्ग, चौवर्ग, टौवर्ग, तौवर्ग और कौन सा? पौवर्ग। ये सब में डिवाइड हो गए। ये 25 के 25 कंप्लीट हो गए और ये वो भी कंप्लीट हो गया। 25 के 25 और वो तो हमने लिख दिया। वो किस में था? दंतोष्ठी में। अब देखो कौवर्ग के साथ क्या आता है? हौ आता है। कौवर्ग के साथ क्या जुड़ता है? हौ भी कैसा होता है? कंठ। कौवर्ग के साथ क्या जोड़ देंगे? कौवर्ग प्लस हौ जोड़ देंगे। देखो ये होते हैं कंठ, नंबर 1। बात समझ में आई? ये वो तो वहां पर आ गया था, हौ इसके साथ जुड़ गया, कौवर्ग धन हौ। अब देखो दूसरा क्या है? चौवर्ग धन य और सौ। चौवर्ग के साथ क्या जोड़ेंगे? प्लस य और कौन सा? य और सौ। देखो ये दोनों किस में आ गए? नंबर 2 तालव्य। ये है नंबर 2 तालव्य। नंबर 3 देखो टौवर्ग के साथ क्या जुड़ेगा? र और सौ। टौवर्ग के साथ क्या जुड़ेगा? टौवर्ग धन र और सौ। टौवर्ग प्लस क्या जुड़ जाएगा? र और क्या जुड़ेगा? 100। देखो ये दोनों यहां पर आ गए। देखो ये नंबर 3 हो गया। देखो 1 2 और ये हो गया 3। नंबर 4 देखो तौवर्ग के साथ क्या जुड़ जाएगा? ल और 100। तौवर्ग के साथ क्या जुड़ जाएगा? प्लस ल और 100।
देखो ये हो गया नंबर 4। और नंबर 5 क्या है, ये वाला है, देखो ओष्ठ्य। ओष्ठ्य में क्या है, प वर्ग, क्या है इसमें, प वर्ग, ये है ओष्ठ्य देखो। और नंबर 6 देखो दंतोष्ठ्य, इसमें व और प। क्या सारे के सारे कंप्लीट हो गए, हुए या नहीं हुए, कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों के? सबसे पहले तो समझो तब लिखोगे, लिखोगे तो तब जब समझ में आएगा, रटना नहीं है इसको, समझना है पहले, ठीक है? समझने का प्रयास करो। सबसे पहले कुल कितने व्यंजन है, 32 है। व्यंजन कितने हैं, 32। उसमें देखो वर्ग कितने हैं, 5 वर्ग हैं। और यहां पर भी व्यंजनों के प्रकार कितने हैं, मुख्य रूप से 5 हैं। छठा तो हमने व और फ उसको अलग लिख दिया। इन 5 वर्गों को समझो, एक है कंठ, एक है तालव्य, एक है मूर्धन्य, एक है दंत्य और एक है ओष्ठ्य, ठीक है? सबसे पहला देखो दंत्य में हमने इसको लिख दिया, क वर्ग को, और तालव्य में लिख दिया इसको। और तीसरा क्या है, तीसरा कौन सा वर्ग है, मूर्धन्य। मूर्धन्य में हमने लिख दिया इसको, ठीक है? पहला, दूसरा, तीसरा। और चौथा कौन सा आ जाएगा, दंत्य। दंत्य में हमने किसको लिख दिया, इसको। और ओष्ठ्य में लिख दिया इसको। सबसे पहले जरा उच्चारण करके देखोगे, देखो क ख ग घ अंगु, कहीं पर भी जीभ नहीं लग रही है ना, जीभ कहीं पर भी टच नहीं करेगी। क ख ग घ अंगु, इसे हम क्या कहते हैं, कंठ कहते हैं। क ख ग घ अंगु और ह, ठीक है? उसके साथ क्या जुड़ जाएगा, ह जुड़ जाएगा। क ख ग घ ह, सेम एक तरीके से उच्चारण होगा। ये जो 5वें आखिरी होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, नासिक की भी बोलते हैं। इसमें नाक और मुंह दोनों का प्रयोग होता है। ऐसे ही देखो दूसरा, चौ छ ज झ यो, चौ छ ज झ यो, यो शो, देखो सेम तरीके से होगा, यो शो, इसमें भी वही उच्चारण होता है। क ख ग घ अंगो, उसके बाद चौ छ ज झ यो, यो शो, सेम एक तरीके से उच्चारण होंगे। इनको हम क्या कहते हैं, तालव्य कहते हैं। जीभ हमारी कहां पर लग रही है, तालु में। अब देखो, अब मुख्य सबसे ज्यादा क्वेश्चन किसमें पूछा जाता है, टॉ वर्ग वाले में। यह है कंठ, यह है तालव्य, यह है मूर्धन्य। मूर्धन्य वाले से क्वेश्चन क्यों पूछा जाता है, उसका कारण मैं आपको बता रहा हूं। उसका कारण समझना। उसका कारण यह है क्योंकि जब हम टॉ बोलते हैं तो चौ से भी ऊपर जीभ ले जाते हैं, जबकि जीभ उससे नीचे आती है, मसूड़े पर लगनी चाहिए। हम गलती करते हैं क्योंकि हमारी मदर टंग की वजह से वो दिक्कत होती है उसमें उच्चारण में। टॉ, टॉ जरा बोलो तो आपकी जीभ दांत के जड़ में लगा के बोलो जरा, टॉ ठॉ डॉ ढॉ। वैसे आपकी चौ से भी ऊपर जा रही होगी जनरली अगर देखेंगे तो। टॉ बोलते हैं तो हम जीभ ऊपर ले जाते हैं, वो गलत होता है, वो उच्चारण सही नहीं होता। अगर टॉ का उच्चारण करना है, टॉ ठॉ डॉ ढॉ, दांत के ठीक जड़ में अपनी जीभ लगा के देखो, टॉ ठॉ डॉ ढॉ। लग रही है किसी की? हाँ, उच्चारण हो रहा है, टॉ ठॉ डॉ ढॉ। नहीं तो हम क्या बोलते हैं, टॉ टॉ करके जीभ हमारी पूरी पलट देते हैं, है ना? तो वो गलत उच्चारण होता है। कहां पर लगेगा, दांत की जड़ में। इसी में गलती होती है, इसलिए इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। टॉ ठॉ डॉ ढॉ कैसा होता है, ये मूर्धन्य होता है। मूर्धन्य मतलब जीभ कहां पर लगेगी, दांत की जड़ में लगेगी, मसूड़े में लगेगी, ठीक है? तो इसे कहते हैं मूर्धन्य। इसके बाद देखो दंत्य, तौ वर्ग का उच्चारण करो। क्या आपकी जीभ दांत में लग रही है? तौ थौ दौ धौ नो, लग रही है या नहीं लग रही है, बताओ? जीभ दांत में टच कर रही है, तौ थौ दौ धौ नो, ठीक है? तो ये होते हैं क्या, इनको हम क्या बोलते हैं, दंत्य बोलते हैं। इसके बाद ओष्ठ्य, पौ फौ बौ ब बोल के देखो, क्या होंठ आपस में टकरा रहे हैं, पौ फौ बौ भौ मो, है ना? तो होंठ आपस में टकराते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं ओष्ठ्य, ठीक है? दंतोष्ठ्य कौन कौन से बताए, व फ, ये दोनों कैसे होते हैं, दंतोष्ठ्य, ठीक है? अब इसमें देखो क वर्ग के साथ ह, जैसे क उच्चारण वैसे ह। यहां पर देखो जैसे चौ यो शौ, सेम तरीके से उच्चारण। यहां पर देखो टॉ र सौ, ये र में भी इधर ही पर रखनी है जीभ, ऊपर नहीं ले जानी है। टॉ र सौ, सेम तरीके से, टॉ ठॉ डॉ ढ र सौ, एक तरीके से। यहां पर देखो तौ तौ ल सौ, एक तरीके से उच्चारण करना है। तौ थौ दौ ध नो ल सौ, जीभ कहां पर लगनी चाहिए, दांतों पर लगनी चाहिए। और देखो ये केवल पौ वर्ग है, देखो ओष्ठ्य वाला केवल पौ वर्ग है, ठीक है? तो इस तरीके से किसके आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर ये व्यंजनों के प्रकार है। करो जरा इनको, लिखा सबने? और किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ।
लिखा सबने? अब देखिए एक क्वेश्चन पूछा जाता है, लुंठित व्यंजन किसे कहते हैं? रॉ जो है ये लुंठित व्यंजन भी कहलाता है और लौ पार्श्विक कहलाता है। ठीक है, रॉ को क्या कहते हैं? रॉ और लौ, इसको नोट करके लिख लेना। लौ को क्या कहते हैं? रॉ को क्या कहते हैं? लुंठित कहते हैं। क्या कहा जाता है? लुंठित व्यंजन कहते हैं, लुंठित व्यंजन, लुंठित। और रॉ को क्या कहते हैं? पार्श्विक व्यंजन कहते हैं, पार्श्विक व्यंजन। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, नोट करके लिख लेना। ठीक है, व्यंजन ऐसे लिख लेना, रॉ और लौ, रॉ को लुंठित और लौ को पार्श्विक व्यंजन भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक, बाकी वो आपने देख लिया, दंतोष्टि होता है। और य को जो है तालव्य कहा जाता है। य को क्या कहते हैं? तालव्य। य तालव्य होता है, ये भी ध्यान रखना। य कैसा होता है? तालव्य। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो, य तो तालव्य है, रॉ को लुंठित और लौ को पार्श्विक कहते हैं। य रॉ लौ वो किस में आता है? दंतोष्टि में आता है। वो किस में आता है? दंतोष्टि में। ये आपको पता ही है, दंतोष्टि। ठीक है, इनमें से भी क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, य रॉ लौ वो, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। य को कैसा कहा हमने? तालव्य। और वो को कैसा कहा? दंतोष्टि। रॉ को क्या कहा? लुंठित। और लौ को क्या कहा? पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। य रॉ लौ वो, जिनको हमने क्या कहा था? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन थे य रॉ लौ वो, उनके अलग अलग डिवीजन करके भी इनको पढ़ा जाता है। य को तालव्य, व को दंतोष्टि और रॉ को लुंठित और लौ को पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। अभी इसके पेपर में आया था, कौन सा? एक वीडियो वाले पेपर में आया था, वो पूछा था शायद, ये य पूछा था शायद, य वाला। ठीक है, कोई एक पूछा था इसमें से, तालव्य वाला सही था शायद। तो इस तरीके की चीज़ों का ध्यान रखना। तो आप लोगों के एग्जामों में भी ये चीज़ें पूछी जाएंगी। RMS हो या फिर सैनिक एग्जाम जो भी होते हैं, इन एग्जामों में भी इनके पूछे जाने की संभावनाएं रहती हैं। ठीक, चलिए, तो ये तो हमारा क्लियर हो गया। अब इसके बाद कल हम जो चर्चा करेंगे किस पर? एक तो सघोष और अघोष के बारे में बात करेंगे, व्यंजनों के प्रकार में, घोषत्व के आधार पर और प्राणत्व के आधार पर। ठीक है, घोषत्व और प्राणत्व के आधार पर कल इस पर हम चर्चाएं करेंगे।